नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर शेख रज़िया शहनाज, बहरजी स्मारक महाविद्यालय बसंत नगर, ज़िला हिंगोली, महाराष्ट्र से आज हम बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार हम महत्वपूर्ण अध्याय शब्द शक्ति देखने वाले हैं। आज का विषय हम देख रहे हैं शब्द शक्ति और शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द शक्ति के भेद हम आज देखने वाले हैं, क्योंकि साहित्य शास्त्र के अंतर्गत अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय है शब्द शक्ति। तो आज हम शब्द शक्ति को यहाँ देखने जा रहे हैं। शब्द शक्ति की परिभाषा डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा शास्त्री के अनुसार कुछ इस तरह से है। किसी शब्द का अस्तित्व और महत्व उसके द्वारा ज्ञात होने वाले अर्थ पर निर्भर है। वास्तव में शब्द का अस्तित्व ही अर्थ को जन्म देता है। किसी शब्द के उच्चारण और उसके अर्थ के प्रकाशन के माध्य जो एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया होती है, वही शब्द की शक्ति कहलाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आचार धर्म, यहाँ पर ओम प्रकाश शर्मा शास्त्री के अनुसार वो क्या कहते हैं कि किसी शब्द का अपना अस्तित्व होता है और महत्व होता है, लेकिन उसका अस्तित्व और महत्व तभी समझ में आता है जब उसका अर्थ समझ में आए, उसके अर्थ पर निर्भर होता है। जब अर्थ का बोध होता है तब उसकी वास्तविकता हमको समझ में आ जाती है। तो हम देखते हैं संस्कृत के आचार्य, उनकी परिभाषा कुछ इस तरह से है। संस्कृत के आचार्यों द्वारा दी गई शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्दार्थ संबंधाः शक्तिः, अर्थात शब्द और अर्थ के परस्पर संयोग को ही शब्द शक्ति कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शब्द के जिस व्यापार से किसी अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि यहाँ पर संस्कृत की जो छोटी सी परिभाषा है, शब्दार्थ संबंधाः शक्ति, यानी कि शब्द और अर्थ का संबंध इतना परस्पर इनका संयोग है कि शब्द के बिना अर्थ अधूरा है और अर्थ के बिना शब्द अधूरा है। एक दूसरे के ये पूरक है। जैसे ही हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो तुरंत उसके अर्थ का बोध होता है। तो यहाँ पर कहा गया है शब्द के संयोग को ही शब्द शक्ति कहा गया है। जहाँ पर उसका अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर मैं एक शब्द ऐसे उच्चारण करके बताऊंगी कि आह, इस तरह से कहा जाए तो ये दर्द का सूचक शब्द है आह, और आहा इस तरह से हम कहेंगे तो ये शब्द का अर्थ क्या निकलेगा कि बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा है। तो हम ये आहा और आहा इस तरह से जब हम उच्चारण करते हैं तो शब्द और शब्द से अर्थ होने वाला बोध, किसी ने आह इस तरह से कहा कि हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये चोट लगी है, कोई चोट से संबंधित बात कर रहा है। और एकदम आहा हम कहेंगे तो अरे बहुत स्वादिष्ट है, आम बहुत मीठा है, वाह कितना अच्छा है, आहा, इस तरह से हम अर्थ निकालते हैं। तो ये शब्द के उच्चारित होते ही बोध होने लगता है, अर्थ का बोध। तो इससे पहले हम और एक परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर स्लाइड में तो नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास की भी एक परिभाषा है संक्षिप्त में। वे कहते हैं कि गिरा अर्थ जल बीचू सम कहिएत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ जल बीचू सम कहिएत भिन्न न भिन्न, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों पानी और लहर के समान हैं, जो भिन्न कहे जाने पर भी भिन्न नहीं है। तो हम देखते हैं कि नदी या समुद्र जिसका जल है और जल से निकलने वाली लहर, तो हम नदी का अलग अस्तित्व है और लहर का अस्तित्व अलग है, लेकिन दोनों एक ही है। नदी से ही निकलने वाली लहर है, जब नदी से निकलकर किनारे तक आती है वो लहर हो जाती है और वही लहर वापस जाकर फिर उसी जल में समा जाती है। वैसे ही शब्द और शब्द से निकलने वाला अर्थ होता है कि शब्द का उच्चारण होते ही उसका अर्थ का बोध होता है और वही अर्थ उसी शब्द में ही लुप्त हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पर हम अर्थ लेते हैं कि जल और जल यानी कि शब्द और अर्थ जो है उसमें से निकलने वाली लहर के रूप में अर्थ का हम अर्थ लेते हैं। तो ये हो गई है
शब्द शक्ति की परिभाषा, और शब्द शक्ति की परिभाषा के बाद हम शब्द शक्ति के भेद देखने वाले हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं, अमिधा, लक्षणा, व्यंजना, जिसको वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द भी कहा गया है। अर्थ के भी 3 भेद माने गए हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। तो किस तरह से शब्द के 3 यानी कि वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द, ये 3 भेद लिए गए हैं, वैसे ही जो अर्थ निकलने वाले हैं उसके भी 3 भेद माने जाते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। इस आधार पर हम यहाँ पर शब्द शक्ति को समझने जा रहे हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, तो उपर्युक्त 3 प्रकार को शब्द ध्यान में रखते हुए शब्दों को और अर्थों को संबंधित करने वाली 3 शब्द शक्तियाँ हैं, अर्थात वाचक शब्द तथा वाच्यार्थ। मुख्यार्थ का संबंध अमिधा से स्थापित होता है और लक्षक शब्द तथा लक्ष्यार्थ का संबंध लक्षणा शब्द शक्ति से होता है, तथा व्यंजक शब्द तथा व्यंग्यार्थ का संबंध व्यंजना शब्द शक्ति से होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अमिधा या अभिधा शब्द शक्ति को देखने जा रहे हैं। अभिधा यानी कि शब्द शक्ति की पहली शब्द शक्ति। जिस शब्द शक्ति द्वारा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अमिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उसे मुख्य अथवा अग्रिमा भी कहते हैं। साहित्य में अमिधा शब्द शक्ति का पहला स्थान है, क्योंकि ये सर्वप्रथम वाच्यार्थ का इसमें बोध होता है तथा शेष दोनों शब्द शक्तियों का बाद में अर्थ लिया जाता है। शेष दोनों यानी कि लक्षणा और व्यंजना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि साहित्य शास्त्र में अमिधा शब्द शक्ति का जहाँ शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अमिधा शब्द शक्ति कहा गया है। और इस अमिधा शब्द शक्ति को और भी दूसरे 2 नामों से जाना जाता है, मुखिया और अग्रिमा नाम से। आप लोगों को प्रश्न पत्रिका में वस्तुनिष्ठ के रूप में आ सकता है कि अमिधा शब्द शक्ति को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो वहाँ ऑप्शन में कभी मुखिया भी हो सकता है और अग्रिमा भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये अमिधा शब्द शक्ति है। जो पहला शब्द शक्ति का पहला जो शब्द से उच्चारण होने पर अर्थ का बोध होता है उसको ही अमिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम उदाहरण देखने वाले हैं, गंगा में गाँव। गंगा में गाँव ये अमिधा शब्द शक्ति द्वारा प्रथम वाला अर्थ ग्रहण किया जाएगा। जैसे यानी कि जो लिखा गया है वैसे ही इसका अर्थ लिया जाएगा। जैसे कि गंगा में गाँव यहाँ पर कहा गया है, तो गंगा के भीतर बसा हुआ गाँव। गंगा में यहाँ पर जो शब्द आ रहा है, में से हम क्या अर्थ लेंगे? उसमें। तो किस में? गंगा में। गंगा के भीतर बसा हुआ गाँव, ऐसा हम इसका अर्थ लेते हैं। यानी कि अमिधा शब्द शक्ति में जो बोला जाता है उसे ही अर्थबोध के रूप में ग्रहण किया जाता है। दूसरा उदाहरण हम यहाँ ले रहे हैं, हरि पेड़ पर बैठा है। हरि पेड़ पर बैठा है, इसका अमिधा अर्थ में यह होता है कि हरि नाम का कोई लड़का है और वो पेड़ पर बैठा हुआ है। तो सहज है, हरि पेड़ पर बैठा है, हरि नाम का कोई लड़का है और वो पेड़ पर बैठा हुआ है, ऐसा हम अभिधा में अर्थ लेंगे। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर देते हैं, जैसे कि कोई कहता है कि गधे कहीं के या उल्लू कहीं के, तो ये यहाँ पर गधे कहीं के या उल्लू कहीं के शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? किसी गधे से ही और किसी पक्षी से ही, किसी गधे पशु से, कि गधे कहीं के यानी कि गधा ही वहाँ पर अर्थ लिया जाएगा। उल्लू कहीं के तो उल्लू पक्षी से ही वहाँ पर अर्थ लिया जाएगा। यहाँ पर प्रथम अर्थ जो कहा गया वही अर्थ के रूप में यहाँ ग्रहण किया जा रहा है अमिधा शब्द शक्ति में, कि गधे कहीं के तो गधा ही है वहाँ पर गधे कहीं के, उल्लू कहीं के तो उल्लू को ही उल्लू कहीं के, ऐसा कहा गया है। तो ये अमिधा शब्द शक्ति है, जो बोला गया है उसका ही सीधा सीधा अर्थ लिया गया है। अब हम यहाँ पर दूसरा शब्द शक्ति देखने जा रहे हैं, दूसरी शब्द शक्ति जिसको कहा जाता है लक्षणा शब्द शक्ति।
अब ये लक्षणा शब्द शक्ति का कब हम इस्तेमाल करते हैं, कब प्रयोग करते हैं? जब पहली शब्द शक्ति का अर्थ हमको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि अमिधा शब्द शक्ति में अर्थ ग्रहण करने में जहाँ बाधा निर्माण हो रही है, दिक्कत निर्माण हो रही है कि अरे ये अर्थ कैसे हो सकता है, ये नहीं ले सकते, तो हम उसका दूसरे तरीके से सोचकर लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से हम यहाँ पर अर्थ ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति में यह कहा गया है कि लक्षणा शब्द शक्ति में बाधा आने पर, मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अभिधेयार्थ में संबंध रखने वाले अन्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। काव्य प्रकाश ग्रंथ में शब्द शक्ति की परिभाषा यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है। तो हम देखते हैं कि काव्य प्रकाश नामक एक संस्कृत का ग्रंथ है, उसमें लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा किस तरह से दी गई है। वहाँ पर है मुख्यार्थ बाधे तदोत्रो रूढ़ितोत्थ प्रयोजनात् अन्यार्थो लक्ष्यते स्या लक्षणारोपिता किया, अर्थात मुख्य अर्थ के द्वारा मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसी से संबंधित दूसरा अर्थ निकलता है, उसे लक्षणा कहते हैं। तो इस परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि पहले अमिधा का जब हम अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है, बाधा उत्पन्न होने का मतलब वो अर्थ ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, हम समाधानी नहीं हो पा रहे हैं कि ये अर्थ कैसे हो सकता है, तब हम अमिधा लक्षणा को छोड़कर दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा का प्रयोग करते हैं, लक्षणा से दूसरा अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि अब हम कैसे समझेंगे लक्षणा शब्द शक्ति का अर्थ कैसे समझेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि किसी मूर्ख व्यक्ति को आता देखकर, कोई मूर्ख व्यक्ति बुद्धू व्यक्ति आ रहा है, उसको देखकर हम क्या कहते हैं, एक सहज कहते हैं देखो गधा आ रहा है। या फिर मुख्य अर्थ में यहाँ पर अमिधा में बाधा आने पर लक्ष्यार्थ लिया जाता है, कैसा कि देखो गधा आ रहा है, तो अमिधा में तो सीधा गधे से गधा ही अर्थ लिया जाएगा कि देखो गधा कोई ऐसा पशु आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई गधा पशु नहीं, वहाँ से तो कोई इंसान आ रहा है, कोई लड़का आ रहा है, तो तुरंत हम क्या करते हैं अमिधा शब्द शक्ति को छोड़कर बाधा उत्पन्न हो रही है कि ये तो गधा पशु नहीं है, यहाँ तो एक लड़का है, तुरंत हम दूसरा लक्षणा का अर्थ लेंगे कि गधे के समान कोई मूर्ख व्यक्ति या गधे के समान कोई लड़का जो सामने से आ रहा है, तो हम उस व्यक्ति का नाम ना लेकर, व्यक्ति विशेष का नाम ना लेते हुए किसी पशु से उसकी तुलना कर रहे हैं जो कि मूर्ख पशु है, जिसको हम समाज में दुनिया में उसको मूर्खता से तुलना की जाती है, तो मूर्ख पशु से उसकी तुलना करते हैं कि गधे के समान कोई व्यक्ति आ रहा है, तो देखो गधा आ रहा है। कभी कभी हम बच्चों से कहते हैं ना, अरे क्यों गधे की तरह लौट रहे हो, क्योंकि गधा पशु जो है वो कहीं पर भी लौटना शुरू कर देता है, तो वैसा कोई बच्चा लौट रहा हो तो हम कहते हैं कि क्यों गधे की तरह लौट रहे हो। हम कहते हैं कि अरे क्यों बंदर की तरह उधम मचा रहे हो। हम देखते हैं कि बंदर जैसा पशु कहीं पर भी उधम मचाते हैं, तो बच्चे जब शोर करते हैं, उधम मचाते हैं, तो हम कहते हैं कि अरे बंदरों की तरह क्यों उछल कूद कर रहे हो, क्यों उधम मचा रहे हो। तो वहाँ पर वो कोई बंदर पशु नहीं है, लेकिन बंदरों का जो गुण है, गुण विशेष वहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो गधा आ रहा है, तो गधा यहाँ पर कोई पशु नहीं आता है, यहाँ पर कोई व्यक्ति, कोई बालक जो है मूर्ख है गधे के समान। हम देखते हैं कि इस तरह से मूर्खता, गधे के समान कोई मूर्ख व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि यहाँ विशिष्ट प्रयोजन, क्योंकि वो व्यक्ति का गुण क्या है, मूर्ख है, इस प्रयोजन से उसको गधा कहा गया है। मनुष्य की मूर्खता प्रकट करता है। हम दूसरा उदाहरण यहाँ पर पहले जो अमिधा शब्द शक्ति में हमने लिया था, गंगा में गाँव, तो गंगा में गाँव इस शब्द का हमने अमिधा शब्द शक्ति में क्या अर्थ ग्रहण किया था, पहले जो बोला जाता है वही अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे कि गंगा में गाँव में अमिधा में हमने देखा कि गंगा के भीतर बसा हुआ गाँव, लेकिन लक्षणा में हम जब आते हैं
क्योंकि गंगा के अंदर कैसा गांव हो सकता है, गंगा के नदी के अंदर बसा हुआ कैसे गांव हो सकता है, ये तो सही नहीं है, ये तो संगत नहीं है। तो तब हम जब अमिधा शब्द शक्ति में बाधा निर्माण होती है तो हम लक्षणा शब्द शक्ति की ओर मुड़ जाते हैं और फिर लक्षणा शब्द शक्ति से ये अर्थ ग्रहण होता है कि गंगा के निकट या किनारे बसा हुआ गांव रहा होगा, इसलिए उसको गंगा में गांव कहा गया है। तो गंगा के किनारे या गंगा के निकट बसा हुआ है तो ये लक्षणा में स्पष्ट होता है कि गंगा के किनारे या गंगा के समीप ये गांव बसा है। लेकिन अमिधा शब्द शक्ति में गंगा में गांव का अर्थ क्या लिया है, गंगा के अंदर ही, गंगा के भीतर ही बसा हुआ गांव। तो मुख्य अर्थ में बाधा, तो कि गंगा में कैसे गांव बसा होता है, तो हम फिर बाधा निर्माण होने पर लाक्षणिक अर्थ लेते हैं, यानी कि लक्षणा का अर्थ लेते हैं कि गंगा के किनारे बसा हुआ गांव। फिर एक दूसरा उदाहरण हमने अमिधा में देखा था कि हरी पेड़ पर बैठा है। तो हमने अमिधा में देखा है कि हरी पेड़ पर बैठा है का अर्थ क्या लिया गया है कि हरी नाम का कोई लड़का होगा और वो पेड़ पर बैठा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई हरी नाम का कोई लड़का नहीं है, तो फिर हमारी बुद्धि सोचने लगती है कि यहाँ पर तो कोई लड़का वगैरह नाम का नहीं दिख रहा है, तो कौन होगा। तो हमारी बुद्धि फिर लक्षणा की ओर जाने लगती है, लाक्षणिक अर्थ। क्योंकि हरी के लिए एक वानर जैसे पशु के लिए, बंदर के लिए हरी शब्द का प्रयोग होता है। तो बंदर तो अक्सर, वानर तो अक्सर पेड़ों पर होते ही है, तो ज़रूर कोई वानर या बंदर जो है पेड़ पर बैठा होगा। तो अमिधा शब्द शक्ति में जब बाधा निर्माण हुई कि हरि नाम का कोई लड़का वहाँ पर नहीं है, तो ज़रूर वहाँ पर बंदर होगा, वानर होगा। तो हम लक्ष्यार्थ में हम उसका अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जब पहली शब्द शक्ति काम नहीं करती, पहली शब्द शक्ति का अर्थ हमको ठीक नहीं लगता, पहली शब्द शक्ति में अर्थ में बाधा निर्माण होती है, तब कहीं जाकर हम दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लक्षणा के भेद है, लक्षणा शब्द शक्ति के भेद है रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, शुद्ध लक्षणा, गौणी लक्षणा, उपादान लक्षणा। तो हम ये लक्षणा के भेद बहुत संक्षिप्त में देखने वाले हैं। तो रूढ़ा लक्षणा में क्या है, जो रूढ़ हो गई है, जो बात बहुत प्रसिद्ध हो जाती है, रूढ़ हो जाती है, तो मुख्य अर्थ को छोड़कर रूढ़ी अथवा प्रचलित परंपरा पर आधारित लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाले शब्द शक्ति रूपी लक्षणा कहलाती है। जैसे कि अब कहा जाता है कि महाराष्ट्र वीर है, पंजाब वीर है, तो यहाँ पर कोई राज्य, कोई देश वीर नहीं होता। ये कैसा हो सकता है। अमिधा में हम जब अर्थ ग्रहण करेंगे कि महाराष्ट्र कोई इंसान थोड़ी है, वीर है, पंजाब कोई इंसान थोड़ी है, व्यक्ति थोड़ी है, वीर है। लेकिन जब लक्षणा शब्द शक्ति की हम प्रयोग करते हैं तो हमको ये ध्यान में आता है कि महाराष्ट्र या पंजाब में बसे हुए व्यक्ति जो है, जो राज्य है, वहाँ के लोग शूरवीर हैं। वहाँ के लोगों की परंपरा जो है शूरता को प्रस्तुत करती है, शूरता, वीरता, यानी कि हमारे शिवाजी महाराज शूरवीर कहलाते हैं, पंजाब के पंजाबी लोग शूरवीर कहलाते हैं, महाराणा प्रताप शूरवीर कहलाते हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र के लोग ही, उनके रक्त में ही वीरता बसी हुई है, इसलिए महाराष्ट्र वीर है। पंजाब के रक्त में ही वीरता बसी हुई है, इसलिए पंजाब वीर है। इस तरह से हम उसका अर्थ लेते हैं। या फिर कहा जाता है कि वो घर, अरे वहाँ मत जाओ, वो घर झगड़ालू है। तो घर कैसे झगड़ालू हो सकता है। तो घर झगड़ालू नहीं होता, उस घर में रहने वाले लोग जो है उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति वो कैसी है, झगड़ालू है। इसलिए हम कहते हैं कि वो घर झगड़ालू है, क्योंकि उसमें बसे हुए लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं। अगर से वो घर झगड़ालू है तो अमिधा में क्या हो जाता है कि घर ही झगड़ालू है, जबकि घर तो निर्जीव वस्तु है, वो कैसे झगड़ालू हो सकता है। लेकिन उसमें रहने वाले लोगों का स्वभाव झगड़ालू प्रवृत्ति का है। तो इस तरह से रूढ़ी लक्षणा का अर्थ। प्रयोजनवती लक्षणा में हम देखते हैं कि किसी विशिष्ट प्रयोजन से शब्द का प्रयोग लिया जाता है। जैसे कि अब उदाहरण में गंगा में गांव है, तो गंगा में गांव तो विशिष्ट प्रयोजन, क्योंकि वहाँ के बसे हुए लोग बहुत ही अच्छे हैं, खुश मिजाज है, शांत स्वभाव के हैं, पवित्र मन के हैं, उज्जवल मन के हैं, इसलिए उस प्रयोजन से गंगा में गांव कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं शुद्ध लक्षणा। शुद्ध लक्षणा में जो दिखाई नहीं देता, मैं यहाँ पर संक्षिप्त में बता रही हूँ, जो दिखाई नहीं देता
उसको सामने लाना, उसको अभिव्यक्त करना। जैसे कि हम देखते हैं कि ये काव्य की 2 पंक्तियां हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो इस पद में मुख्य अर्थ में बाधा आती है कि जो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। आंचल में दूध कैसे हो सकता है? आंचल जो कपड़े का आंचल है उसमें दूध कैसे हो सकता है? ये मुख्य अर्थ में बाधा आती है। तो यहाँ पर आंचल के सामीप्य से उसका अर्थ लिया जाता है। तो आंचल के सामीप्य क्या है? माता का स्तन, माता का दूध, जिससे उसका अर्थ ग्रहण किया गया है कि जिस माता के पास जीवन दान देने वाला स्तन है, दूध है, वो स्त्री का मातृत्व भाव, मातृत्व का बोध यहाँ पर जो सादृश्य है, अदृश्य है, वो यहाँ पर बोध होता है। तो ये अबला, महिला को, एक स्त्री को एक अबला, कमज़ोर कहा गया है। तो एक कमज़ोर और अबला की यही कहानी है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी है, जबकि तुम्हारे आंचल में दूध है, आंचल में है दूध लेकिन आँखों में है पानी। आंचल में तुम्हारी इतनी ताकत है कि तुम किसी को जीवन दान दे सकती हो, लेकिन इतनी तुम शक्तिशाली होने के बावजूद भी तुम्हारे आँखों में पानी है। तो यहाँ पर स्तन का और दूध का अर्थ लिया गया है, तो ये खुलकर नहीं कहा जा सकता, इसलिए आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। तो जो बयान नहीं कर सकते, जो खुलकर कह नहीं सकते, उसको अदृश्य या सादृश्य को अर्थबोध कराने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गौणी लक्षणा, छोटी सी, कि छोटे छोटे शब्द जैसे अर्थ लिए जाते। गौणी लक्षणा में मुख कमल, मुख कमल, चंद्रमुखी। तो मुख जो है कमल के समान है, कमल का पुष्प कितना सुंदर होता है, तो मुख जो है उतना ही प्रफुल्लित, सुंदर, प्रसन्न वाला, वो कमल के समान। चंद्रमुखी यानी कि मुख जो है चंद्र के समान है, चंद्र के समान मुख रखने वाले, ऐसी आभा, उज्ज्वल आभा, सुंदर चमकता दमकता चेहरा, जिसको हम चंद्रमुखी। मृग नयनी कहते हैं कि मृग के समान जिसकी नयने हैं, आँखें हैं, उसको मृग नयनी। तो ये गौणी लक्षणा हो जाता है, जिससे अर्थ लिया जाता है। उसके बाद उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा में हम देखते हैं कि इसमें मुख्य अर्थ बाधा आने पर दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे कि खेलत ब्रज होली सजे, बाजे बजे रसाल, पिचकारी चलती घनी, जहाँ तहाँ उड़त गुलाल। तो यहाँ पिचकारी अपने आप में तो नहीं चल सकती, खुद ब खुद तो नहीं चल सकती, लेकिन घनी चल रही, बहुत ज़्यादा पिचकारी चल रही है, तो अपने आप हम उससे अर्थ लेते हैं कि पिचकारी चलाने वाले बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर पिचकारी चला रहे हैं। तो इस तरह से इसका उपादान लक्षणा हम यहाँ पर अपने आप अर्थ का बोध लेते हैं। तो ये हो गया है, हम देखते हैं दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा का विस्तार से जानकारी। अब यहाँ पर हम तीसरी शब्द शक्ति जो देखने जा रहे हैं वो है व्यंजना शब्द शक्ति। तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो वी अधिक अंजना, इन दोनों शब्दों के संयोग से व्यंजना शब्द बना है। व्यंजना शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार का अंजन। अंजन से तात्पर्य है काजल। काजल तो सामान्य बहुत होते हैं, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक, कुछ दवाइयाँ, कोई औषधि डालकर विशिष्ट प्रकार का अंजन बनाते हैं, और वो अंजन, वो काजल लगाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, आँखों का प्रकाश बढ़ता है, आँखों की कोई तकलीफ़ है, बीमारी है, वो दूर होती है। तो ऐसे बहुत सारे वैद्य वगैरह विशिष्ट प्रकार का अंजन बनाते हैं, इसलिए व्यंजना ये शब्द बना है। तो वी अधिक अंजना, इन दोनों शब्दों के योग से व्यंजना बना है। तो विशेष प्रकार का अंजन, जिस प्रकार अंजन लगाने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, विशेष प्रकार का अंजन लगाने से परोक्ष वस्तु भी दृष्टिगोचर होते हैं। परोक्ष का मतलब जो अदृश्य है, जो ठीक से दिखाई नहीं देते, वो भी दिखने लगते हैं। तो जब अमिधा लक्षणा शब्द शक्ति में बाधा निर्माण होती है, तब व्यंजना में छिपे सौंदर्य पूर्वक अर्थ को ग्रहण किया जाता है। यानी कि जब अमिधा शब्द शक्ति काम नहीं करती, जब लक्षणा शब्द शक्ति काम नहीं करती, तब तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है, जो छिपे हुए शब्द का
अर्थ बोध कराती है। जैसे कि जब आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, विशिष्ट प्रकार की औषधि के अंजन लगाने से, काजल लगाने से जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। वैसे ही अभी तक जो अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था शब्द का अमिधा में, लक्षणा में, तो व्यंजना में आकर वो छिपा हुआ शब्द, अदृश्य शब्द, अस्पष्ट अर्थ हमको बोध होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये शब्द शक्ति में किस तरह से परोक्ष वस्तु भी दृष्टिगोचर होती है। तो हम यहाँ पर परोक्ष वस्तु भी दृष्टिगोचर होने लगती है। तो जब अमिधा लक्षणा शब्द शक्ति में बाधा निर्माण होती है तब व्यंजना में छिपे सौंदर्य पूर्वक अर्थ को बोध बताती है, जिसको गुड़ अर्थ कहा जाता है। रहस्य रूपी अर्थ, छिपा हुआ रस अर्थ यहाँ पर प्रकट होता है। जैसे कि अब हमने दो अर्थ यहाँ पर दो हमने भाव को यहाँ पर देखे हैं कि दो क्या है, अमिधा में और लक्षणा में देखे कि गंगा में गाँव। तो गंगा में गाँव तो अमिधा में हुआ था, इसका अर्थ गंगा के भीतर गाँव बसा हुआ, गंगा के भीतर बसा हुआ गाँव, ये अमिधा में। और लक्षणा में हमने देखा था कि गंगा के निकट या गंगा के किनारे, गंगा के समीप बसा हुआ गाँव। लेकिन वहाँ गंगा के किनारे, गंगा के समीप भी कोई गाँव बसा हुआ नहीं है। तो फिर अब दोनों अर्थों में बाधा आ रही है, अमिधा में भी बाधा आ रही है और लक्षणा में भी बाधा आ रही है, यानी कि वो अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, अर्थ का बोध पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। तो तब तीसरी शब्द शक्ति का हम प्रयोग करते हैं। और तीसरी शब्द शक्ति में हम क्या अर्थ ग्रहण करेंगे, गंगा में गाँव से क्या अर्थ लेंगे कि गंगा की तरह पवित्र, शीतल, क्योंकि गंगा नदी का पानी पवित्र है, शीतल है, निर्मल है, उससे गांव वालों की तुलना की जा रही है, गांव के लोगों की तुलना की जा रही है। तो गंगा की तरह पवित्र, गंगा की तरह शीतल, गंगा की तरह निर्मल स्वभाव वाले लोग गांव में बसे हुए हैं। उस गांव के लोग कैसे हैं, बहुत ही सच्चे हैं, सीधे सादे, स्वच्छ मन वाले, निर्मल है और मन भी शीतल है, बहुत ठंडे स्वभाव के हैं, पवित्र है। तो ये अर्थ हमको तीसरी शब्द शक्ति में निकलता है, जबकि पहली शब्द शक्ति में इसका अर्थ ठीक तरह से नहीं निकला, दूसरी शब्द शक्ति में इसका अर्थ ठीक तरह से नहीं निकला। तो तीसरी लक्ष्य हम देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति में ये अर्थ स्पष्ट हो जाता है, गंगा में गाँव। तो गंगा में गाँव से अर्थ तीसरी शब्द शक्ति में होता है कि बहुत ही निर्मल मन वाले, पवित्र मन वाले, शीतल स्वभाव के ये गांव के लोग हैं, इसलिए गंगा में गाँव, कि गंगा में भीतर डूबी हुई जो भी चीज़ें होती है ठंडी, पवित्र, शीतल होती हैं, वैसे इस गांव के लोग हैं, इसलिए उनको उपमा दी गई है गंगा में गाँव। दूसरा उदाहरण हमने अमिधा और लक्षणा में देखा था कि हरि पेड़ पर बैठा है। तो अमिधा में हमने अर्थ ग्रहण किया था कि हरि नाम का लड़का पेड़ पर बैठा है, जो कि वहाँ पर वो लड़का नहीं है। तो फिर हमने लक्षणा में देखा कि हरि जो है बंदर को भी कहते हैं, वानर को भी कहते हैं। तो हो सकता है वानर या बंदर जो है पेड़ पर बैठा होगा, लेकिन वहाँ पर तो कोई वानर भी नहीं है, बंदर भी नहीं है। तो अब क्या करें? तो तीसरा हम व्यंजना के अर्थ से हम उसको सही रूप से स्पष्ट करते हैं कि हरि अर्थात भगवान विष्णु या हनुमान या कृष्ण, कोई भी भगवान हो सकता है, लेकिन हमें कृष्ण से अर्थ लेंगे कि भगवान जो है विष्णु भी है, हनुमान भी है, कृष्ण भी है। ये तीनों में से कोई जो है कृष्ण भगवान से ही हम यहाँ पर अर्थ ले लेंगे कि ये जो है हरि जो है जो पेड़ पर बैठा है, हरि पेड़ पर बैठा है, हरि भगवान जो है पेड़ पर बैठे हैं। तो ये सौंदर्यपूर्ण अर्थ जो व्यक्त होता है कि यहाँ पर भगवान को सीधे भगवान ना कहकर हरि पेड़ पर बैठे हैं, यानी कि भगवान विष्णु वो भी हरि है, भगवान कृष्ण वो भी हरि हो सकते हैं, या फिर भगवान हनुमान इनको भी हम हरि कह सकते हैं। तो ये पेड़ पर बैठे हैं। तो तीसरी शब्द शक्ति में आकर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि गंगा में गाँव, यानी कि गंगा की तरह शीतल, निर्मल, उज्जवल मन वाले लोग इस गांव में रहते हैं। हरि पेड़ पर बैठा है, तो हरि यानी कि भगवान जो है पेड़ पर बैठे हैं। हम देखते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं।
शाब्दी व्यंजना है, आर्थी व्यंजना है, अमिधा मूलक आर्थी व्यंजना है और शब्दना मूलक आर्थी व्यंजना है। तो शाब्दी व्यंजना को हम देखते हैं कि शाब्दी व्यंजना में जहाँ शब्दों को महत्व दिया जाता है, शब्दों को प्रधानता दी जाती है, यहाँ समानार्थकता, पर्यायवाचक शब्द नहीं होते, एक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता जो समान समान हो, एक ही शब्द होता है, उससे ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये शब्द पंक्तियाँ जो है कामायनी की है, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। तो ये जो 4 पंक्तियाँ हैं, इनमें यहाँ पर प्रधानता जो शब्द है, इसके स्थान पर पर्यायवाची कोई समानार्थी कोई शब्द दूसरा रखा ही नहीं जा सकता। अगर से कोई दूसरा शब्द वहाँ पर रख दिया जाए समानार्थी, तो उसका अर्थ ही बिगड़ सकता है, अर्थ का बेअर्थ हो सकता है। इसलिए यहाँ पर शब्द पर ही महत्व है, शब्द पर ही प्राधान्यता टिकी हुई है। अगर से यहाँ पर प्रधानता की जगह कोई और महत्वता इस तरह से कोई शब्द रखा जाता, तो वो उसका सही न्याय पंक्ति का नहीं होता। कि नीचे जल था ऊपर हिम था, यानी कि नीचे पानी है और ऊपर बर्फ है, एक तरल था, तरल था का मतलब पानी, और एक सघन था, सघन यानी कि बर्फ, एक तत्व की ही प्रधानता, दोनों एक ही तत्व के प्रधानता है, दोनों एक ही तत्व से बने हैं। जल से ही हिम बना है, जल से ही क्या बना है, बर्फ बना है, और बर्फ जब पिघलेगा तो क्या बनेगा, जल ही बनेगा। यानी कि दोनों एक ही है, दोनों में महत्वता एक ही, दोनों में प्रधानता एक ही है, एक ही तत्व की प्रधानता। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, कहो इसे जड़िया चेतन। जड़ यानी कि बर्फ है और चेतन यानी कि तरल पदार्थ यानी कि पानी। तो इस तरह से यहाँ पर शाब्दी व्यंजना में प्रधानता जैसे शब्द पर जोर देने से ही ये अर्थ ग्रहण होता है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं आर्थी व्यंजना। यहाँ शब्द को नहीं, अर्थ को महत्व दिया जाता है, शब्द से निकलने वाले अर्थ को। जैसे कि धूर्त मनुष्य के लिए पर्यायवाची कई शब्द होते हैं। अब धूर्त मनुष्य के लिए हम कई ऐसे शब्द कहते हैं कि अरे आप तो बड़े महात्मा बन रहे हैं, आप बड़े महात्मा हैं। तो महात्मा के स्थान पर पर्यायवाची शब्द भी आ जाता है कि आप बड़े सज्जन हैं, आप बड़े संत हैं, आप बड़े साधु हैं, आप बड़े पंडित हैं, आप बड़े शरीफ हैं। यानी कि महात्मा से पर्यायवाची शब्द बहुत सारे, संत, सज्जन, शरीफ, साधु, पंडित, कि जिससे कहा जाता है कि बहुत अच्छे इंसान, जबकि वो विरुद्धार्थी में हम ले रहे हैं कि बहुत बुरा आदमी है, बहुत बदमाश आदमी है, किसी को वो छल रहा है या किसी को वो धोखा दे रहा है, तो हम कहते हैं कि आप तो बड़े महात्मा हैं, कि खुद को तुम बहुत शरीफ समझ रहे हो, आप क्या अपने आप को महात्मा समझ रहे हो, आप क्या बहुत सज्जन हो, आप तो बहुत बड़े बदमाश हो, इसका मतलब है। तो इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से शब्द शक्ति के अंतर्गत ऐसे कई शब्दों के अर्थ निकलते हैं। जैसे कि अब जाते जाते मैं 1-2 उदाहरण यहाँ पर ये बताऊँगी कि हम छोटे से शब्द शक्ति में ऐसे कई उदाहरण लेते हैं कि गोली शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। गोली, जैसे कि अब अमिधा लक्षणा व्यंजना में तीनों में कैसे कैसे अलग अलग वस्तु स्थिति को, परिस्थिति या घटना को ध्यान में रखते हुए अमिधा लक्षणा व्यंजना में अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर स्लाइड में नहीं है ये उदाहरण, मैं बता रही हूँ ऐसे ही कि बालक ने गोली खाई। बालक ने गोली खाई, तो हम अमिधा में क्या अर्थ लेंगे कि बालक ने पेपरमेट की गोली खाई, खट्टी बिट्टी गोली खाई, मीठी गोली खाई, क्योंकि बालक क्या खाएगा, मीठी गोली खाएगा। बालक ने गोली खाई, तीनों शब्द, मैं 3 अलग अलग उदाहरण बता रही हूँ, तीनों में गोली और खाना, गोली खाना है, गोली खाई। लेकिन जहाँ जहाँ जो वस्तु यानी कि वस्तु विषय वहाँ पर आ जाता है, उससे अर्थ बदल जाता है। तो व्यक्ति विशेष जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर अर्थ बदल जाता है। जैसे कि बालक ने गोली खाई, तो हम तुरंत अर्थ लेंगे मीठी सी गोली बच्चे ने कहीं से लाकर खा ली है। अभी जब हम आज जेम्स बॉन्ड वगैरह आजकल तो बच्चे खाते हैं, पहले पेपरमेट की होती थी, लॉलीपॉप होती थी, ऐसी वैसी गोली होती थी, खट्टी मिट्टी ऑरेंज की गोली। तो बालक ने गोली खाई, तो हम अर्थ लेंगे सामान्य कि भाई खाने की बच्चे की जो गोली होती है वो किसी दुकान से लाकर खरीद कर उसने खाई है, बालक ने गोली खाई। हम कहेंगे कि मरीज़ ने गोली खाई,
अब यहाँ पर बालक की जगह मरीज आ गया, या मरीज की जगह बीमार ने गोली खाई, मरीज ने गोली खाई। तो जहाँ पर अब व्यक्ति विशेषण बदल गया, तो व्यक्ति यहाँ पर बदल गया, बालक से मरीज आ गया, यहाँ पर बीमार आ गया। तो बीमार व्यक्ति तो खट्टी मीठी गोली खाने से रहा, पेपरमिंट की गोली से, क्योंकि मरीज शब्द यहाँ पर आते ही हमारी घटना परिस्थिति बदल जाती है कि कोई बीमार व्यक्ति है और उसने औषधि वाली गोली खाई, अपनी बीमारी से संबंधित जो भी औषधि की गोली है वो गोली उसने खाई। ये लक्षणा में हम देखते हैं। अमिधा में बालक ने गोली खाई, दूसरा जो है मरीज ने गोली खाई, यानी कि किसी बीमार ने गोली खाई। तो हम देखते हैं कि स्थिति बदल गई है, मरीज आ गया है यहाँ पर, तो मीठी खट्टी मीठी तो गोली खाने से रहा। अब तीसरा उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं कि सैनिक ने गोली खाई। तो सैनिक ने गोली खाई, तो ना ही यहाँ पर बालक है ना ही मरीज है, यहाँ पर सैनिक है। व्यक्ति विशेष बदल गया है कि यहाँ पर व्यक्ति विशेष क्या है, सैनिक है। और सैनिक कहाँ पर है, युद्ध भूमि में है। और युद्ध भूमि में होने से ना ही वो खट्टी मीठी गोली खाने वाला है, ना औषधि वाली गोली खाने वाला है, वो तो शत्रु की गोली खाने वाला है कि शत्रु ने सामने से गोली चलाई, बंदूक से गोली चलाई और इसने अपने सीने पर गोली खाई। तो व्यंजना में, व्यंजना शब्द शक्ति में शब्द के अर्थ का सौंदर्य ये सामने आता है कि एक सैनिक ने गोली खाई, शूरता वीरता यहाँ पर है। तो किस तरह से हम देखते हैं, एक ही शब्द यानी कि गोली खाई गोली खाई गोली खाई, कि बालक ने गोली खाई, मरीज ने गोली खाई, सैनिक ने गोली खाई, लेकिन तीनों के अर्थ हम अपने आप अपनी बुद्धि से हम अमिधा लक्षणा व्यंजना से ले लेते हैं कि बालक तो मीठी गोली खाएगा, मरीज तो दवाई वाली गोली खाएगा और सैनिक जो है ये शत्रु की गोली खाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से अमिधा लक्षणा व्यंजना इन शब्द शक्तियों में परिस्थिति, घटना, वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए शब्द शक्तियों का बोध होता है। तो पहले अमिधा शब्द शक्ति के रूप में अर्थ ग्रहण किया जाता है, बाद में लक्षणा शब्द शक्ति के रूप में अर्थ ग्रहण किया जाता है। और जब अमिधा और लक्षणा शब्द शक्ति में भी बाधा उपस्थित होती है, तब तीसरी शब्द शक्ति को ग्रहण किया जाता है। हम देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति, विशिष्ट अर्थ लिए हुए, जैसे कि विशिष्ट काजल लगाने से अस्पष्ट चीज़ भी स्पष्ट दिखने लगती है, वैसे ही व्यंजना शब्द शक्ति से जो अभी तक अर्थ अस्पष्ट हो रहा था, स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा था, वो अर्थ भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है, बोध होने लगता है। तो इस तरह से यानी कि ये शब्द शक्ति हम आज यहाँ पर देख चुके हैं और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग इन तीन शब्द शक्तियों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप लोगों ने मुझे सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।